हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, चला कल से कोशिश करेंगे टाइम से आने का, लेकिन लेट हो ही जाएंगे। 9:30 ही कर दो यार टाइम शेड्यूल इस क्लास का। बताओ, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सीधी बात नो बकवास। एक तत्व एक्स, कोई तत्व एक्स है जिसकी परमाणु संख्या क्या होगी जो आवर्त 2 और समूह 17 में उपस्थित है। देखो, ये आवर्त 2 में है और समूह 17, समूह 17 में जो है, गौर फरमाना दोस्त मेरे, समूह 17, ये अगर कोई पीरियोडिक टेबल है, ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है। पहला आवर्त में यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हीलियम है, और दूसरा आवर्त में यहाँ फिर नियोन है, ये फिर आर्गन है, ये फिर क्रिप्टन है, ये फिर जेनॉन है, ये फिर रेडॉन है। और दूसरे आवर्त में हे H1 He2, यहाँ Li3 है, ली Li3 है, B4 है, B5 है, C6 है, N7 है, O8 है, F9 है और Ne10 है। अब देखो, कह रहे हैं एक तत्व X की परमाणु संख्या क्या होगी अगर वो दूसरे आवर्त, और ये पता है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है, और ये जो वर्ग है 17वां वर्ग है या 7th A है। अब बता दो जल्दी से क्या होगा, एक तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी अगर वो आवर्त 2 में है और वर्ग 17 में है। तो वर्ग 17 में तो F है, F है तो F9 हो जाएगा आंसर। F9 इज द राइट आंसर। F9 इज द राइट आंसर। देख लो, ये 17वां में जब ये कह दिया, 17वां में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जो है ये दूसरा आवर्त में है, ये जो हीलियम है ये पहला आवर्त में है। ये जो हीलियम है, सर आपके पढ़ाए हुए साइंस से 9वां 10वां के बच्चे को पढ़ाने में मजा आता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर बता दो क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? इसका आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? ए की भी किसी, देखो क्या कहता है, धूप के दौरान बादल सफेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों के तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं और श्वेत प्रकाश के सभी रंग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। श्वेत प्रकाश के सभी रंग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, सामान्य लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है लाल का। आपको पता होगा रेले ने सिद्धांत दिया था, रेले के सिद्धांत के अनुसार प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती है। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती है। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। प्रकीर्णन तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती है। ये जो हम लोग कहते हैं ब आ नी पी ना ला, नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य बढ़ता, तरंगदैर्घ्य जो है वो बढ़ता, अब बाद बाकी घटता, तरंगदैर्घ्य बढ़ता और बाद बाकी जो है वो घटता, तरंगदैर्घ्य बढ़ता और बाद बाकी जो है वो घटता। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल का, सबसे कम प्रकीर्णन होता है लाल का, लेकिन लगभग समान होता है। देखो टाइम चेंज कर लो, सुबह शिफ्ट में कर लो। नहीं लो, अभी लेना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बता दो एक आंसर क्या होगा। चला चला, ये हाउ हाउ वाला प्रश्न नहीं है, बड़ा प्यार से पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इंद्रधनुष का निर्माण में, चला ये ध्यान रखना, अपवर्तन, अपवर्तन जो है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों सहायक कारक है। इसका मुख्य कारक है वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण इसका मुख्य कारण है, वर्ण विक्षेपण इसका मुख्य कारण है। तारों का टिमटिमाना तो अपवर्तन है, ये है। मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, आगे दिया अस्त हुए सूरज का रंग लाल दिखाई देना। मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, तो आंख में जो है, आंख में एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाता है। यहाँ एक द्रव है और यहाँ हवा है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जा रहा है तो अपवर्तन तो होबे करेगा। एक बच गया, अस्त हुए सूर्य का रंग लाल दिखाई देना, ये प्रकीर्णन का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? प्रकीर्णन का उदाहरण है। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। आरा जिला
आरा जिलात घर बा काहे के डर बा। बताइए जल्दी से। अगला प्रश्न, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, तो ये देखो हवा से द्रव में जाएगा, ये एक्वस ह्यूमर में घुसता है, तारे टिमटिमाते हैं, इंद्रधनुष बनने का सहायक कारक अपवर्तन है, सूर्य का रंग लाल दिखना प्रकीर्णन। एगो चीज ध्यान रखना, व्यतिकरण होता है कभी कभी चमकना, कभी कभी चमकना व्यतिकरण है, खास रंग का दिखाई देना, खास रंग, कभी कभी चमकना व्यतिकरण, खास रंग का दिखाई देना, यह प्रकीर्णन। जैसे उगता सूरज लाल रंग का दिखाई देना प्रकीर्णन, और कभी कभी चमकना, बुलबुले, साबुन के बुलबुले का चमकता हुआ प्रतीत होना, यानी व्यतिकरण। साबुन के बुलबुले का चमकता हुआ प्रतीत होना व्यतिकरण। चला जी, आरके सर नहीं रहे हम लोगों के बीच, एकदम भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उनको, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। आंसर, एक समय था जब इसी चैनल पर वो आपको दिखा करते थे और बड़े बच्चे पसंद किया करते थे। एक दौर ये भी आया था चला जब उनके बैचेस में एडमिशन नहीं हुआ करता था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कितने लोग आरके सर से पढ़े हैं, एक बार 8 टाइप कर दीजिए। जो लोग आरके सर से एक दिन भी पढ़े हैं कृपया 8 टाइप कर दीजिए। आंसर, पिछला क्वेश्चन एकदम सॉलिड है, हाउ हाउ करके नहीं पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम हो जाती है, इस स्थिति को कहते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में चला, ना निकट दिखता है, ना निकट दिखता है और ना दूर दिखता है, ना निकट दिखता है ना दूर दिखता है, और इसमें ऊपर में होता है अवतल और नीचे होता है उत्तल लेंस से बना चश्मा। वर्णांधता का कोई इलाज नहीं है, ये शंकु कोशिका के क्रम में गड़बड़ी के कारण होता है और एक्स क्रोमोजोम के क्रम में गड़बड़ी के कारण होता है, एक्स क्रोमोजोम के क्रम में गड़बड़ी के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस से बना चश्मा, अवतल लेंस इसका उपचार है, और इसमें क्या होता है, दूर से आती हुई किरणें, लेंस मोटा हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा हो जाता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस से बना चश्मा लगाते हैं और इसमें लेंस जो होता है वो पतला हो जाता है, इसमें जो लेंस होता है चला वो पतला हो जाता है। वर्णांधता उम्र कहते हैं उम्र बढ़ने के साथ साथ आंख की समंजन क्षमता, समंजन क्षमता जो है, समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती है, इस स्थिति में जरा दृष्टि दोष होता है। तीता हो गया है मौसमी का जूस, पढ़े होंगे। अब देख लो, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, लेंस इसमें मोटा हो जाता है इसलिए आंख खराब होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, लेंस इसमें पतला हो जाता है। वर्णांधता शंकु कोशिका एक्स क्रोमोसोम के क्रम में गड़बड़ी। जरा दृष्टि दोष, न निकट न दूर का दिखता है, ऊपर में अवतल लेंस नीचे उत्तल लेंस से बना चश्मा लगाते हैं। आंसर, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा होता है, दूर दृष्टि दोष में लेंस पतला हो जाता है। अवर्णांधता शंकु कोशिका या एक्स क्रोमोसोम के क्रम में गड़बड़ी के कारण होता है कलर ब्लाइंडनेस। जरा दृष्टि दोष न निकट न दूर, जरा दृष्टि दोष की अगर हम बात करें, ना निकट का दिखेगा ना दूर का, ऊपर में अवतल लेंस नीचे उत्तल लेंस से बना चश्मा मिलेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा और क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। आर त्रिज्या के पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, बाप रे बाप, डब्ल्यू बराबर होता है एम जी, एनसीईआरटी का सवाल है। केंद्र पर किसी पिंड का जो भार होगा, डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर एम इंटू जीरो बराबर हो जाएगा जीरो। आंसर, केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, शून्य होता है। केंद्र पर किसी वस्तु का भार क्या होता है, शून्य होता है। अरे भाई आप हमसे आकर मिलिए, नीतीश कुमार जी आपका कार्ड खो गया तो हमसे आकर मिलिए, कार्ड को संभाल के रखिए नहीं तो कैसे होगा। वे पदार्थ, वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर प्रवाहित होने देते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कंडक्टर कहलाते हैं।
और जो नहीं होने देते हैं, नहीं प्रवाहित होने देते हैं, नहीं प्रवाहित होने देते हैं, नहीं प्रवाहित होने देते हैं, उसको कहते हैं रोधक। और संधारित्र ये आवेश को एकत्रित करता है, आवेश को एकत्रित करता, आवेश को एकत्रित करता, इसका कोई काम नहीं है आपके लिए। कंडक्टर चालन करता, रोधक नहीं प्रवाहित होने देता, रजिस्टर। संधारित्र आवेश को एकत्रित करता है, संधारित्र का काम है आवेश को क्या करना, एकत्रित करना। आंसर बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से आप बना दीजिएगा। आवेश को क्या करना, एकत्रित करना, आवेश को क्या करना चला, एकत्रित करना। और संधारित्र का काम है आवेश को एकत्रित करना। एक और आंसर बता दो, एकदम आसानी से मेरा चलवा बता देगा। कहते हैं, क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा प्रजनन शुक्रवाहिका है रे, शुक्राणु तो होता है फीमेल में, सॉरी मेल में, शुक्राणु होता है मेल में। ये ध्यान रखना, शुक्राणु जिसको आप स्पर्म कहते हैं, शुक्राणु एक गतिशील भाग है, प्रजनन में गतिशील भाग है। और इसकी गतिशीलता इसके पूंछ से होती है, पूंछ से गतिशीलता होती है, पूंछ से गतिशीलता होती है। आंसर बता दो क्या हो जाएगा। कहता है नलिका का कौन सा मादा प्रजनन भाग नहीं है। मादा प्रजनन भाग तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका मेल में होता है। और शुक्राणु गतिशील भाग है, अंडाणु अस्थिर भाग है, शुक्राणु गतिशील भाग है। और गतिशीलता इसमें किसके कारण होती है, पूंछ के कारण होती है। किसके कारण होती है दोस्त, पूंछ के कारण होती है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है। नर है, नर युग्मक कौन सा गुणसूत्र का वाहक होता है। नर में की होता है एक्स और वाई, और मादा में की होता है एक्स एक्स। तो नर युग्मक है तो या तो एक्स करेगा या तो वाई का वाहक होगा, या तो एक्स या तो वाई। अब बता आकार किसका ज्यादा होता है। आकार जो होता है चला एक्स का बड़ा और वाई का छोटा होता है। पढ़े होंगे ई चला कर रहा है नर युग्मक, नर युग्मक में एक्स वाई, तो या तो एक्स का गमन करेगा या तो वाई गुणसूत्र का गमन होगा। मादा में होगा तो एक्स एक्स हो जाएगा। आकार एक्स का बड़ा और वाई का छोटा, याद रखना ये भी क्वेश्चन है। आकार एक्स का बड़ा और वाई का क्या, छोटा। इसका आंसर बताओ। जल का विद्युत अपघटन के विद्युत अपघटन एक अपघटन विक्रिया, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण गैसों का मोलर अनुपात। देखो चला, एगो H2O है ना, तो मोल निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 मोल। 2 H2O है ना, ये आ जाएगा 2 मोल। 3 H2O है ना, तो ये हो जाएगा 3 मोल। ये ध्यान रखना, 3 H2O है तो ये हो जाएगा कितना मोल, 3 मोल। 1 H2O है 1 मोल, 2 H2O है 2 मोल, 3 H2O है 3 मोल। अब बढ़िया से देखो, H2O का अपघटन करेंगे तो ये H2 प्लस O2 में टूटेगा। इसको अगर बैलेंस करते हैं तो यहाँ 2 देना होगा, यहाँ 2 देना होगा। अब ये बैलेंस है, तो अब तुम देखो ये इसका कितना मोल हुआ, ये हुआ 2 मोल। ये कितना मोल हुआ, ये हो गया 1 मोल। अब आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। जल का विद्युत अपघटन के अपघटन अभिक्रिया में जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोलर अनुपात कितना होगा, कितना होगा रे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोलर अनुपात जल्दी बता। न न न न न न जिनको भी ब्लड चाहिए चला, आपको यहाँ आके कांटेक्ट करना होगा। यहाँ आके कांटेक्ट कर लीजिए, मिल जाएगा आंसर। देख लो, 1 H2O 1 मोल, 2 H2O 2 मोल, 3 H2O 3 मोल। तो यहाँ 2 H2 है तो 2 मोल, 1 O2 है तो 1 मोल, यानी 2:1। जल्दी से लिख, एनसीईआरटी का सवाल है दोस्त मेरे। एकदम कोई हाव 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 नहीं, एकदम आराम से पढ़ना पड़ेगा, एकदम प्यार मोहब्बत से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। The next question is on the screen is
अगला प्रश्न कहता है, बताओ आंसर क्या होगा। ए की बी किसी, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं, आपको दोस्त मेरे अगर नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं। यहां लिखल है सोडियम, यहां लिखल है एल्कली धातु, एकदम थोड़ा सा मेहनत हम कर देते हैं। कॉपर, यहां लिखल है क्षारीय मृदा धातु, और यहां लिखल है Mg, और यहां लिखल है संक्रमण धातु Mg, और यहां लिखल है संक्रमण धातु, और यहां है हीलियम, यहां लिखल है शून्य समूह, शून्य वर्ग। अब तब बता दो मेरी जान, आंसर बता दो, एकदम सब चलवा हमार बता देगा। Na क्या होगा, अल्कली धातु क्षारीय धातु, Mg क्षारीय मृदा धातु, कॉपर डी ब्लॉक का है संक्रमण धातु, हीलियम शून्य वर्ग। आंसर बता दो। एक का ए 3 में है, दो का सी, दो का सी 21 में है, यही आंसर हो जाएगा। देख लो, चला हम लिख दिए हैं, बाकी आपके पास तो होगा, बाकी आपके पास है, देख लीजिए। सोडियम क्षारीय धातु है यानी अल्कली धातु है, कॉपर क्षारीय मृदा धातु है, कॉपर जो है ये क्षारीय मृदा धातु है, सॉरी कॉपर संक्रमण धातु है। मैग्नीशियम सेकेंड ए का है, ये क्षारीय मृदा धातु है, और हीलियम शून्य वर्ग का है, अक्रिय वर्ग इसी को कहते हैं। हीलियम शून्य वर्ग का है, अक्रिय वर्ग इसी को कहते हैं। एक बात बताओ तुम, देखो ये क्वेश्चन कितना सुंदर है, ये क्वेश्चन चला कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना मनमोहक है। 8 डायोप्टर क्षमता, एगो चीज जान लो, ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस इधर होता है, इसका फोकस होता है पॉजिटिव, इसका पावर भी होता है पॉजिटिव। अवतल लेंस है, अवतल लेंस का फोकस भी निगेटिव, इसका फोकस होता है निगेटिव, क्योंकि इस साइड होता है, इधर होता है, एक्स एक्सिस पर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, इसका पावर भी होता है निगेटिव। अब कह रहा है क्वेश्चन, आपको पता है पी टोटल, अगर दो लेंस रहेगा पी टोटल बराबर होता है P1 प्लस P2, माइनस डी P1 P2 होता है। डी नहीं दिया हुआ है, डी का मान 0 है, माइनस डी P1 P2 होता है, और डी का मान अगर 0 है, डी का मान अगर 0 है तो पी टोटल बराबर हो जाता है P1 प्लस P2। अगर डी दो लेंसों के बीच की दूरी है, 8 डायोप्टर क्षमता वाला एक लेंस और माइनस 4 डायोप्टर क्षमता वाला एक लेंस को जोड़ कर रखा गया, यह लेंस के संयोजन के रूप में कार्य करेगा। कितना फोकस दूरी, तो पी टोटल अगर निकालते हैं तो एक हो जाएगा 8, एक हो जाएगा -4, तो कुल मिला के कितना हो गया 4 डायोप्टर। 4 डायोप्टर है तो यहां से फोकस निकालना है, तो फोकस निकालने के लिए क्या करना होगा, P बराबर 1/f होता है, सेंटीमीटर में निकालना है, तो P बराबर होता है 100/f, f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर हो जाएगा 100/p, 100 बटा p का मान कितना है 4, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर प्लस में है, तो प्लस में है तो ऑब्वियस सी बात है कौन लेंस होगा, उत्तल, तो 25 सेंटीमीटर वाला उत्तल लेंस देखो शायद डी नंबर में होगा। डी नंबर इज द राइट आंसर, डी नंबर इज द राइट आंसर, डी नंबर इज द राइट आंसर। रीजनिंग का क्लास लिए एक्टिवेट नहीं हो रहा, अच्छा नंबर आप लिख दीजिए, नंबर नोट हो जाएगा और एक्टिवेट भी हो जाएगा। देखो F का मान पॉजिटिव है, P का मान भी पॉजिटिव है, F का मान निगेटिव, P का मान भी निगेटिव हो गया, ये उत्तल लेंस में, इचला उत्तल लेंस में एकदम चला। अगर ये टॉपिक आप पढ़े होंगे, ये उत्तल लेंस में, और ये कौन लेंस में, अवतल लेंस में, ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस। P टोटल बराबर P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2, डी का मान 0 होगा, P टोटल बराबर P1 प्लस P2, P टोटल बराबर 8 में से 4 गया 4 डायोप्टर, P बराबर 100/f, तो F बराबर 100/p, यहां से वैल्यू निकाल देंगे, प्लस 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होगा अगर मिलता। हो गया, आरके सर को कैंसर हो गया था, चला जी, आरके सर को कैंसर हो गया था, देख लो, ये अगर थ्योरी तुम पढ़ा होगा दोस्त तभी बना पाएगा।
आंसर बता। हेने हेने ऑन रे क्वेश्चन। देखो ये कितना सुंदर, हम बार बार क्वेश्चन बताते रहते हैं और तुम लोग ध्यान दोस्त थोड़ा कम देता है तो गड़बड़ा जाता है। कहता है कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किए गए कार्य एक पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है? देखो कार्य का मात्रक क्या क्या है हम लिखा देते हैं। एगो तो न्यूटन मीटर है चूंकि बल गुना विस्थापन होता है, एगो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, एगो जूल है, एगो जूल है। उसके बाद अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट आवर है, ये भी ऊर्जा का मात्रक। देख रहे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। कौन नहीं है पूछ रहा है? इतना ऊर्जा का मात्रक आपको पता होगा। 1 किलोवाट आवर बराबर फॉर्मूला आपको पता होगा 3.6 जूल। 2 किलोवाट आवर कह देगा तो 2 गुना कर देंगे, 3 किलोवाट आवर करेगा 3 गुना कर देंगे। ये सब न्यूटन मीटर कहाँ से आया? देखो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, तो ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर, बल गुना विस्थापन। चला फाउंडेशन कोर्स मेरा आ रहा है मंडे से, कल उसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, कल लॉन्च भी हो जाएगा। रेलवे फुल फाउंडेशन कोर्स भी आ रहा है मंडे से 999 में, साइंस आ रहा है 599 में, आपकी सेवा में उपलब्ध हो रहा है मंडे से। कल इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, जिसको अगर जरूरत होगा तो वेलकम है आपका। आंसर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन की होगा बता। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अल्टर है, एक बार देख लो। वैसे एक बार पूछ दिया है टीसीएस में, मतलब रेलवे में। कार्बनिक रसायन विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभवजन्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन और एल्काइंस को इलेक्ट्रॉन रागी संकलन अभिक्रिया को रेजियो सेलेक्टिविटी के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? मतलब ये एल्केन्स और एल्काइंस के लिए हम लोग मार्कोव निकोव का नियम लगाते हैं, बाकी कोई नियम तो हर काम के नहीं है। एल्केन और एल्काइंस के लिए ये नियम लगता है, ये फालतू का नियम है जकर कोई काम नहीं है। एकदम एक बार पूछा है तो हम दे दिए। एल्केन और एल्काइंस के लिए, एल्केन और एल्काइंस के लिए हम लोग मार्कोनिकोव का नियम यूज करते हैं। कुछ खास नहीं है, एक बार देख लो खाली। आहा ई तो मार देगा चलवा हमर। बताओ अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के एकदम चला हाँ हाँ करके पढ़ने का चीज नहीं है ये। हाँ साइंस एकदम हम स्थिर से अब पढ़ाते हैं, इसलिए उसका रीजन है। चला क्वेश्चन का स्तर है ज्यादा, पढ़ोगे नहीं ठीक से तो गड़बड़ा जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। उभयधर्मी जो होते हैं, उभयधर्मी जो होते हैं वो फिक्स हैं, जो अम्लीय क्षारीय दोनों होते हैं। Al2O3 है, ZnO है, अब PbO2 है। Al2O3 है, ZnO, PbO2 है। एक और तुमको पूछेगा उदासीन, तो उदासीन जो होता है वो है CONO और H2O, CONOH2O, ये उदासीन है। CONOH2O उदासीन है। कह रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड, एकदम पिछले बार चला धुआं छोड़ा के क्वेश्चन पे 30 बार पूछा था ये क्वेश्चन पिछले बार। बढ़िया देख लो, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, उभयधर्मी Al2O3, ZnO, PbO2, उदासीन CONOH2O। उदासीन की अगर हम बात करें तो CONOH2O। उदासीन कौन है दोस्त? CONO और H2O। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, उभयधर्मी Al2O3, ZnO, PbO2, उदासीन CONOH2O। उदासीन कौन है चला? CONOH2O। यार रेमो जी आप चला कितना कम कर दें? फुल कोर्स 999 में, साइंस 599, इससे कम में चला पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं है। 18% चला जीएसटी चल जाएगा, 30% इनकम टैक्स चल जाएगा, 15% ऐप चल जाएगा, जोड़ लो का 1 टका बचेगा। एगो बच्चा से 150 टका के आसपास बचेगा, और उससे कम में चला ओकरा पढ़ाना है पूरा कोर्स। अब चला क्या ही हम बोलें, लेकिन कोई बात नहीं। चला आप कह सकते हैं, आप तो कह ही सकते हैं, लेकिन मेरे से संभव नहीं है। अब ठगने का काम करेंगे चला तब हो सकता है। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय। अब 2-4-500 टका में तेरा नौकरी लगवा दिया जाए 1000 टका में, और फीस बहुत ज़्यादा हो, वो भी इतने कम से कम 200 घंटा पढ़ा के,
तो दोस्त मेरे अब हम क्या ही बोलें इस पर। बताओ, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड नहीं याद रहे, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, उभयधर्मी Al2O3 ZnO PbO2, उदासीन में CONO H2O, उदासीन में CONO और H2O। तो आंसर बता क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर? अल्युमिनियम इज द राइट आंसर। जल्दी लिख लो, याद ना रहे तो याद रखिए। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय, उभयधर्मी Al2O3 ZnO PbO2, उदासीन CONO H2O। आजा आजा तेरा प्यार। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एग्रोकैल्सिफेरॉल है? बता क्या होगा। एग्रोकैल्सिफेरॉल कौन? D2। बोलो रे कौन होगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बोल, व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? एग्रोकैल्सिफेरॉल, जल्दी बता। D2 की D3? इसको कहते हैं कॉले कैल्सिफेरॉल, कॉले कैल्सिफेरॉल। B12 साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। B6 पायरिडॉक्सिन, B6 पायरिडॉक्सिन। B6 क्या हो जाएगा? पैरिडॉक्सिन। विटामिन D3 कॉले कैल्सिफेरॉल, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, B6 पैरिडॉक्सिन। B6 हो जाएगा चला पैरिडॉक्सिन। हाँ, ग्रुप डी का रेलवे का फुल कोर्स आ रहा है चला जी, जिसको भी लेना हो एकदम कोई हाव हाव नहीं, प्रॉपर वे में पढ़ाएंगे जिससे आपको जॉब होगा। कंप्लीट कोर्स रेलवे का आ रहा है और जिनको भी लेना हो चला वेलकम है आपका। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। डैश में वृद्धि के साथ धारावाही चुंबकीय क्षेत्र में के परिमाण में वृद्धि होता है। देखो दो चीज में, अगर ये कुंडली है और आप इसको सप्लाई दे रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं वृद्धि हो, करंट के प्रवाह से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। ये एचसी और स्टेड ने कहा था कि अगर किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि, चुंबकीय क्षेत्र में जो वृद्धि की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में जो वृद्धि की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि धारा में वृद्धि से होगा। चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि एक तो धारा में वृद्धि से और दूसरा फेरों की संख्या में वृद्धि से। फेरों की संख्या जितनी ज्यादा होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। आज चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि, धारा में वृद्धि होगा, धारा में वृद्धि होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि कहता है एचसी और स्टेट कहता है किसी भी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। एचसी और स्टेट कहता है किसी चालक तार से विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। जितना ज्यादा धारा का प्रवाह उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और जितना ज्यादा फेरों की संख्या उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। आंसर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि धारा और फेरों की संख्या। तो आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बता। धारा, धारावाही चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में वृद्धि अगर करना तो या तो धारा न तो फेरों की संख्या, या तो धारा न तो फेरों की संख्या। मनुष्य किस संघ का है? ये तो सब बता देगा, बता कौन संघ का, कौन संघ का है रे? कार्डेटा संघ का है। समुद्री घोड़ा भी किस संघ का है? कार्डेटा संघ का है। स्तनधारी भी है। मोलस्का, मोलस्का में कौन कौन आता है? घोंघा, ऑक्टोपस। मोलस्का में आता है चला घोंघा, ऑक्टोपस। पेरिफोरा में हाँ स्पंजी, एम्फीबियन। उभयचर तो जानवे करता होगा, ये तो सबको पता होगा। उभयचर जो जल में भी रह सकता है स्थल में भी रह सकता है। मनुष्य कार्डेटा संघ का है चला, मनुष्य जो है ये कार्डेटा संघ का जीव है। कार्डेटा में आपको रोहू आ गया, कतला आ गया, समुद्री घोड़ा आ गया, ये सब भी कार्डेटा में आता है। समुद्री घोड़ा आ गया, ये सब कार्डेटा में आता है।
साइकस वगैरह भी आता है पोरीफोरा में, देख लो आंसर वो है कार्डेटा। अगला, हमारे जीवन में के लिए स्टेनलेस स्टील, जब ये स्टेनलेस स्टील कर दिया कॉपर होगा नहीं, ओकरा में कॉपर होगा नहीं, कॉपर होगा नहीं, निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। आई ध्यान रखना चला, स्टेनलेस स्टील की अगर बात करें कठोर बनाने के लिए कार्बन, और जंगरोधी अगर कहेगा, जंगरोधी में दो बात है, अगर सस्ता इस्पात कह दिया तो क्रोमियम, जंगरोधी बनाने के लिए अगर सस्ता इस्पात कह दिया तो क्रोमियम, अब महंगा इस्पात कह दिया तो निकेल। कठोर बनाने के लिए कार्बन और सस्ता जंगरोधी बनाने के लिए अगर सस्ता इस्पात कह दिया तो क्रोमियम, और महंगा इस्पात कह दिया तो निकेल। सस्ता इस्पात कह दिया तो क्रोमियम, महंगा इस्पात कह दिया तो निकेल। चलिए, कठोर बनाने के लिए कौन? कार्बन। कठोर बनाने के लिए कौन? कार्बन। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? निकेल और क्रोमियम। जंगरोधी सस्ता होगा तो क्रोमियम, महंगा होगा तो निकेल। सस्ता होगा क्रोमियम, महंगा होगा निकेल। जल्दी, कठोर बनाने के लिए कार्बन। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रक्रिया। देखो, ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक, अबकारक, इस सब में चला इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग। या ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता है। अपचयन, अपचयन, अवकरण, अवकरण, उपचयन किधर गया? अवकरण, अपचयन एक के बात है। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। अब आंसर बता, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपचयन। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण, प्राप्त करना मतलब ग्रहण करना, अपचयन कहलाता है। आंसर, त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। एक और क्वेश्चन है, टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। पता क्या होगा? तांबे के तार से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड में ये वर्गाकार कुंडली है, चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है। तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो धारा की दिशा भैया एसी होगा। एसी होगा तो ऐसा धारा होगा, ऐसा धारा होगा, प्रत्येक आधे पास में बदल जाएगा, कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में बदल जाएगा। में एक बार कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण में एक बार बदल जाएगा, क्योंकि ये एसी होगा, एक बार अप होगा, एक बार डाउन होगा। थोड़ा सा चला सैड तो है, क्योंकि आरके सर हमारे बीच नहीं रहे, उनके साथ हम 7 से 8 साल पढ़ाए। अगर चला तुम लोग हमको कल का छुट्टी दे दो, कल का इस क्लास भर का,